8100 करीब नए कॉलेज खुले और हायर एजुकेशन के करीब 2000 संस्थाएं बढ़ी, जो टोटल आज 71,000। वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। देश की आधी आबादी महिलाएं, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे प्रधान के क्षेत्र में हमारी बहुत उन्नति हुई। चाइना के बाद हम विश्व की दूसरी कंट्री है जो कि मोबाइल प्रोडक्शन करते हैं और 63 लाख मोबाइल हर सप्ताह इंडिया में जो स्पाई जो चलते रहते हैं सैटेलाइट, उनको अटैक करने की क्षमता रखता हो और वैसा करने वाले हम विश्व सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल जो पूरा की है, वो एक ऐसा समय है जो हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या कार्य हुआ। एक गरिमामय काल रहा, ये एक पारदर्शी शासन रहा और एक कमिटमेंट वाला जो एक सरकार होता है, पारदर्शी सरकार होता है, वैसी सरकार को उन्होंने लीड किया। 11 साल से एनडीए की सरकार एक कोalition गवर्नमेंट होती है एक तरह की, लेकिन इतनी स्थिरता है कि कहीं भी कुछ आपको खटपट नहीं लगा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, इनकी नेतृत्व में ये क्षमता है कि स्मूथ सरकार चल रही है। कि स्थिर सरकार के लिए जो हमारा देश परेशान रहता था, एक स्थिरता बनी हुई है और विकास के पथ पे हमारा देश अनवरत आगे बढ़ रहा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, तो सबसे पहले मैं सुरक्षा के बारे में ही बात करना चाहूँगा। सुरक्षा 2 मायने में आप देखते हैं, पहला है बाहरी सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा के लिए जो जिम्मेवार हैं वो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं, आतंकवादी हैं, और इसी कड़ी में अभी जो पहलगांव की जो एक घटना हुई जिससे सभी हम लोग मर्माहत हुए, लेकिन मर्माहत होकर चुप नहीं बैठे। बहुत ही प्लान्ड वे में हम लोगों ने रिटेलिएट किया और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर जाकर बहुत ही सटीक तरीके से बिना किसी नागरिक को हानि पहुंचाए हुए 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए गए, जिसमें जो भी उनके महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी, उनके अड्डे थे, मैं उनको नाम लेकर गौरवान्वित नहीं करूंगा। इसके अलावा उनके 11 जो एयरपोर्ट बेसेस थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और बॉर्डर्स पे भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई। इस दौरान बहुत से उनके सैनिक मरे और 100 से ज़्यादा आतंकवादी भी मरे। ये घटना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब भारत टिट फॉर टैट अंग्रेजी में बोलते हैं, उस पर चल रहा है कि अब छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट स्ट्राइक और तीसरा ये था। ये हम बहुत दिन से महसूस कर रहे थे। जब मुंबई में अटैक हुआ था, सैकड़ों हमारे भाई बहनों की उसमें मौत हो गई थी और हम मन महसूस के रह गए थे कि इस तरह से बदला हमने नहीं लिया था, क्योंकि आतंक पे जब तक आप प्रहार डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आप उसको वेलकम ही करते रहते हैं। और पाकिस्तान जैसा कंट्री कभी भी सामने से लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो हमेशा छद्म वार करेगा और आतंकवादी उनके ट्रेंड, उनके ही नुमाइंदे होते हैं जो आके यहाँ पे कांड करते हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ ये बहुत मायने में सफल रहा। एक तो हमने जो भी डैमेज करना था किया, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया, और सबसे महत्वपूर्ण इस कड़ी में ये बात थी कि हमने देश में निर्मित हथियारों का प्रयोग किया और उसको बहुत ही सटीक तरीके से वो कामयाब रहा। उसके लिए अपने देश डीआरडीओ और अन्य संस्थाओं के हम आभारी हैं। इसमें जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, ब्रह्मोस जो अपना एकदम इंडिजिनस है, आकाश मिसाइल था, आकाश तीर था, ये सारा बहुत ही सटीक रहा। एक जो इजराइल का पहले हम लोग डोम शील्ड समझते थे, वो डोम शील्ड हम भी बनाने में सफल रहे और 400-500 के भी जो ड्रोन आते थे उसको हम मिनटों में ही निपटा देते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। सामरिक रूप से भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है पूरे विश्व में, और इसमें इनडायरेक्ट रूप से तुर्की और चाइना भी इन्वॉल्व थे। उनके ड्रोन थे, उनके मिसाइल थे। तो पूरे विश्व ने देखा
कि भाई भारत के जो हथियार हैं वो बहुत ही मारक क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा है, और ऐसा मैसेज वर्ल्ड में गया कि चाइना की जो कंपनीज थी जो कि हथियार बनाती उनके शेयर गिर गए, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। और भारत को सामरिक रूप से निर्यात का मौका मिला, और हमारा जो निर्यात है वो काफ़ी बढ़ गया है, 34 गुना बढ़ गया है, और ये 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस मामले में भी हमारी अच्छी स्थिति रही। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में हमने तमाम डेवलपमेंट किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। पहले आप कोई भी काम करते थे, चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन आता था, आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते हो, आप रोड नहीं बना सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, बॉर्डर्स पे बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं, और हमारे सैनिक बिना परेशानी के बॉर्डर की सिक्योरिटी में लग जाते हैं। तो जितनी जल्दी मूवमेंट होती है, कुछ भी सुनने को मिलता है, हम लोग उतनी तेज़ी से वहाँ पहुँचते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा। अगर कश्मीर में 370 नहीं हटता, इतना डेवलपमेंट नहीं होता, तो फिर मुश्किल था इस तरह से हम लोग को काउंटर करना। स्ट्रैटेजिकली देखिए कितना बढ़िया प्लानिंग सरकार की रही कि एक तरफ हमने काउंटर किया, दूसरी तरफ हमने समझा कि जल का क्या महत्व, किस तरह से कूटनीतिक रूप से हम पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, और जल ऐसे समय पे रोका गया है जब वहाँ पे हाहाकार मच गया है। कूटनीतिक रूप से जीत के लिए ये भी जो एक कदम रहा, बहुत इसकी तारीफ की जा रही है, पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में घूम रहा है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उसको। आंतरिक रूप से हमारे यहाँ नक्सलवाद बहुत प्रभावित था, और बहुत ही बार आपको ऐसा सुनने में मिलता था कि यहाँ पे दुर्घटना हुआ, वहाँ पे दुर्घटना हुआ, स्पेशली एमपी में, आंध्रा वगैरह ये सब क्षेत्र में। हमारे बिहार में तो बहुत कम हो गया, वहाँ पे अभी ज़्यादा था। लेकिन ये जो करीब 96 जिले थे, वो सब जगह नक्सलवाद भी अब काबू में आ गया है, और कुछ 8 जिलों के बारे में लोग बोल रहे हैं कि अब कुछ समस्याएँ बनी है। वो भी बहुत भली बातें हम समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में उसका भी कुछ न कुछ उपाय लग ही जाएगा। नक्सल की घटनाओं में 70% से भी ज़्यादा की कमी आई है। मोदी जी की सरकार में हम जैसे सामान्य नागरिकों का सुरक्षा बहुत बढ़ा है। पहले हम कहीं बाहर जाते थे, ट्रैप हो गए, फंस गए, कोई पूछने वाला नहीं रहता था, या किसी दूसरे के थ्रू हम अपने नागरिक को बचा पाते थे। लेकिन इराक वार से ही आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे जो 40 हमारी नर्सें बहनें वहाँ फंसी हुई थी, उनको हमने निकाला। उनको ही नहीं निकाला, और लोगों को भी निकाला। फिर ऑपरेशन यमन से भी करीब 4700 भारतीयों को निकाला गया, 1900 करीब विदेशियों को भी निकाला गया। हाल के दिन में अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपने देखा होगा, ये रिसेंट न्यूज़ है, आपको अभी याद भी होगा कि हम वहाँ पे बहुत सारे हमारे मेडिकल के छात्र पढ़ते थे और बुरी तरह से फंस गए थे। किस तरह से वॉर को रोका गया, वॉर को हॉल्ट किया गया कि भारतीय छात्र बाहर निकले, और भारतीय छात्र ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी भारत का फ्लैग लेके उसमें से निकले, और इस तरह से हमने दिखाई कि हमारे नागरिक हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, अभी चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के चलते सुरक्षा वाली बात ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी, इसलिए मैं उसके बारे में बताया। तो अर्थव्यवस्था में भी आप देखे होंगे कि जहां हम विश्व में 11वें 12वें स्थान पे थे, आज हम 5वें से 4थे स्थान की तरफ खिसक गए हैं, या चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की बने हैं। डिजिटलाइजेशन का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वैश्विक डिजिटलाइजेशन जो है, जो लेन देन पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, उसका करीब 50% जो योगदान है वो हमारे देश का ही है। यूपीआई से लेन देन 24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमारे देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या 116 करोड़ हो चुकी है, और हमारे यहाँ इंटरनेट सबसे सस्ता है वर्ल्ड में, सबसे सस्ता इंटरनेट का जो लागत है।
इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या भी इसलिए बढ़ी और अभी 2024 में 57 करोड़ की हो गई, जो कि 2014 में 25 करोड़ के आसपास थी। परचेज वगैरह में जो एक ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए जेम पोर्टल स्टार्ट किया गया और उससे 2025 तक में 13.5 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर दिए गए हैं। इससे एक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेही की नई परिभाषा दिखाई देती है और बहुत से टेक्नोलॉजी आधारित ई गवर्नेंस प्रणाली हमारे देश में काम कर रही है। कोविड के टाइम में आपने कोविन ऐप देखा होगा, यूपीआई बहुत सारा है, आभा है, डिजी लॉकर एक्सेट्रा। कोविन से कोविड का याद आ गया। कोविड का जो 2 साल था, आपने देखा था कि कितना मुश्किल भरा था। हमारे देश में इस तरह की परिस्थितियों से लड़ने की सुविधा नहीं थी। रूटीन ट्रीटमेंट के तो चीज़ थे हमारे पास में, लेकिन प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट्स में हम काफ़ी पुअर थे। ये सब जो किट्स होते हैं या सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह का बहुत कमी था। लेकिन उस स्कार्सिटी के टाइम में भी नरेंद्र मोदी जी सामने आए और तरह तरह के उपाय लगाकर डॉक्टर्स को आगे किया, हेल्थ वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया, लोगों को जागृत किया, लोग वॉलंटियर बने, खुद आगे आए और इतनी बड़ी देश की आबादी को किस तरह से मैनेज किया गया, वो आप सबों को याद होगा। बिजनेस करना आसान नहीं होता और बहुत बार ये कंप्लेन आती है कि भाई कहीं जाओ, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। भारत के बारे में भी यही शिकायत थी, इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक ये है क्राइटेरिया है, उसमें भारत 142वें रैंक पे था। आज के दिन में वो 63वें रैंक पे आ गया है, जो कि बहुत सारे FDI एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है।